What's up everyone? Welcome back to the channel. Guys, this is chapter number 4 of statistics. अभी तक मैंने आपको सारे चैप्टर वन शॉट कराए हैं और मैं आने वाले सारे चैप्टर्स भी आपको वन शॉट ही कराऊंगा। हाँ, जैसे मीन मीडियन मोड वगैरह थोड़े बड़े चैप्टर्स हैं तो उसमें टाइम लगता है, बट वो भी मैक्सिमम दो पार्ट्स में आपको मैं करा दूंगा और स्टैटिस्टिक्स आपकी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। दिस इज 100 डेज कॉमर्स प्रो सीरीज, जो कि आपके बहुत काम आ ही रही होगी और इसी तरीके से हम इसको भी आगे बढ़ाएंगे। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। अब बेटा जी, हम लोग आज जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। ठीक है सर, इस चैप्टर से क्या कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन आएगा? द आंसर इज नो। इसके अंदर ना मेनली बच्चों छोटे क्वेश्चंस बनते हैं इस चैप्टर से। 3 नंबर का बन गया मैक्सिमम, एक नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि इसके अंदर ना मेनली कुछ टर्म्स हैं, जैसे फ्रीक्वेंसी सीरीज क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, ओपन एंड सीरीज क्या है। जब आप आगे मीन मीडियन मोड वगैरह के क्वेश्चंस करोगे तो उसके अंदर वो टर्म्स यूज होती हैं, तो उसका मीनिंग सिखाया है थ्योरी फॉर्म में, और कुछ नहीं है इस चैप्टर के अंदर। 15-20 मिनट में आपका ये भी चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो चलो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, इंट्रोडक्शन। सर, ये जो हमने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा है, इसका क्या मतलब है? देखो बच्चों, बहुत सिंपल सा लिखा हुआ है कि अगर आपने डेटा कलेक्ट करा एक रॉ फॉर्म में, आप कोई भी स्टैटिस्टिकल डेटा कलेक्ट करके लाए, आपके पास कुछ नंबर्स हैं, जब तक आप उन नंबर्स को ऑर्गेनाइज नहीं करोगे, सही तरीके से अरेंज नहीं करोगे, डेट वाइज, एरिया वाइज या कोई भी बेसिस पे आप उसको अरेंज करते हो, प्रॉपर ऑर्डर में रखते हो, ऑर्गेनाइज करते हो, तभी मजा आता है ना। जैसे इसने एक एग्जांपल दिया है कि दिस इज जस्ट लाइक अ लंप ऑफ क्ले विदाउट एनी स्पेसिफिक शेप। जब तक आपके पास एक क्ले का लंप है, यानी क्ले है आपके पास वैसी रॉ, उसकी कोई शेप नहीं है, तो वो आपके लिए बेकार है। लेकिन उसी क्ले को जब हम शेप देते हैं तो कितना कुछ बनता है उससे। इसी तरीके से डेटा का है, अगर सिर्फ नंबर्स हैं तो बेकार है यार, आपके काम ही नहीं आएंगे। लेकिन जब आप उन नंबर्स को ऑर्गेनाइज कर दोगे तो कितना कुछ बन सकता है उससे। तो इसीलिए डेटा का ऑर्गेनाइजेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वही हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। When an investigator collect data for an investigation, these are just raw data and not capable of offering any meaningful conclusions. तो data needs to be organized before these are presented. तो organization refers to arrangement of figures, data को arrange करना in such a form that comparisons of the mass of similar data may be facilitated, ताकि आप comparisons, आप स्टडी, आप रिसर्च अच्छे से कर पाओ। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा मीन्स अरेंजमेंट ऑफ डेटा। ठीक है सर, क्लासिफिकेशन का क्या मतलब हो गया? व्हाट इज क्लासिफिकेशन? तो क्लासिफिकेशन का मतलब बच्चों सिंपली डेटा को क्लासिफाई करना। क्लासिफाई करने का मतलब सर क्या बता रहे हो? पानी का मतलब पानी। क्लासिफिकेशन का मतलब क्लासिफाई करना, क्या मतलब हुआ? क्लासिफिकेशन का मतलब है बच्चों डेटा को किसी भी बेसिस पे, किसी भी आधार पे एक ऑर्डर में अरेंज करना। तो क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग थिंग्स। कैसे अरेंज करना है? एक्चुअल में करो या नोशनली करो, या तो आप ग्रुप्स में कर सकते हो, अलग अलग ग्रुप्स बना दिए सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के, क्लासेस के फॉर्म में कर सकते हो अकॉर्डिंग टू देयर रिसेम्बलेंस, एफिनिटीज एंड एक्सप्रेशंस टू द यूनिटी ऑफ एट्रीब्यूट्स। इसका मतलब सुनो 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 क्या लिख रहा है? आपके पास कोई रो डेटा है किसी क्लास के स्टूडेंट्स का। अब मैंने क्या करा, मैंने उसको ग्रुप करा कि भैया 50% तक के बच्चे ये हैं, 50 से 80% ये हैं, 80 से 90 ये हैं, 90 से 100 ये हैं। तो बताओ क्या मैंने 4 ग्रुप्स बना दिए अप टू 50%, 50 टू 80, 80 टू 90, 90 टू 100%। तो ये जो मैंने ग्रुपिंग करी, ये क्या करा? मैंने डेटा को क्लासीफाई करा। कैसे? ऑन द बेसिस ऑफ रिसेम्बलेंसेस, यानी सिमिलर चीजें होना, एफिनिटीज, क्वालिटीज के बेसिस पे, किसी भी बेसिस पे आप उसको क्लासीफाई कर सकते हो बच्चों। ठीक है, इसके बाद व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा? हम डेटा को क्यों क्लासिफाई करते हैं? ताकि हम कंपैरिजन कर पाए बच्चों। सिंपल सी बात है, डेटा क्यों काम आता है? कंपेयर करने में, प्रॉब्लम सॉल्विंग करने में, रिसर्च करने में, एनालिसिस करने में और फर्दर चीज़ों पे डिस्कशन करने में। तो ये ऑब्जेक्टिव होते हैं। अब डेटा किस किस बेसिस पे आप क्लासीफाई कर सकते हो, किस किस आधार पे आप क्लासीफाई कर सकते हो? तो सबसे पहला आता है बच्चों बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में ज्योग्राफिकल। ज्योग्राफिकल क्या होता है? जब आप एरिया वाइज क्लासिफिकेशन करते हो, स्टेट वाइज, ज्योग्राफी वाइज, यूपी, पंजाब, हरियाणा, बिहार, महाराष्ट्र, मल्टीपल स्टेट्स। जब भी आप स्टेट वाइज डेटा लिख रहे हो
उसको बोलते हैं ज्योग्राफिकल। जैसे पंजाब में इतनी नंबर ऑफ फर्म्स, हरियाणा में इतने नंबर ऑफ फर्म्स, यूपी में इतने नंबर ऑफ फर्म्स। तो क्या मैं ज्योग्राफी लोकेशन वाइज डेटा को क्लासीफाई कर रहा हूँ? अब मैं लिखूं भैया कि टोटल इतनी फर्म्स हैं जो बाईसाइकिल्स बनाती हैं, वो इतना क्लियर नहीं है। अब मैं बोलूँ कि पंजाब में इतनी, हरियाणा में इतनी, यूपी में इतनी, क्लैरिटी आएगी ना? तो डेटा को ज्योग्राफी वाइज आप क्लासीफाई कर सकते हो, या फिर टाइम वाइज, क्रोनोलॉजिकल बोलते हैं, जब डेटा टाइम के आधार पे होता है कि 2015 में इतनी सेल, 2016 में इतनी सेल, 2017 में इतनी सेल, तो ये है बच्चों टाइम वाइज, क्रोनोलॉजिकल। तो आप ज्योग्राफी वाइज कर सकते हो, आप टाइम वाइज कर सकते हो, आप क्वालिटी वाइज कर सकते हो। क्वालिटी क्या हो सकती है बच्चों? ऑक्यूपेशन हो सकता है, रिलीजन हो सकता है, इंटेलिजेंस हो सकता है, क्वालिटी हो सकती है, लिटरेसी, इलिटरेसी, पॉवर्टी, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, क्वालिटी कोई भी हो सकती है, अच्छी भी बुरी भी। तो जब भी आप क्वालिटी के आधार पे डेटा को क्लासिफाई करते हो, उसको हम क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। तो देखो क्या लिखा हुआ है, दिस क्लासिफिकेशन इज अकॉर्डिंग टू द क्वालिटीज और द एट्रीब्यूट्स ऑफ द डेटा। ठीक है, अब इसमें बच्चों सिंपल क्लासिफिकेशन भी होता है, मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन भी होता है। सिंपल का मतलब होता है बस एक क्वालिटी पे क्लासिफाई करना, मैनीफोल्ड होता है एक से ज्यादा। जैसे एक तो क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन, रूरल अर्बन, बात खत्म। रूरल अर्बन पे बात खत्म हो गई, ये है सिंपल क्लासिफिकेशन। वहीं पे मैं कहूं रूरल में लिटरेट, इलिटरेट, फिर लिटरेट में मेल फीमेल, इलिटरेट में मेल फीमेल, फिर अर्बन में लिटरेट, इलिटरेट, मेल फीमेल, मेल फीमेल। तो क्या कई सारी क्लासिफिकेशंस हो गई, कई सारी ग्रुपिंग्स हो गई। इसको बोलते हैं हम लोग मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। तो जब आप क्वालिटीज के बेसिस पे क्लासिफाई करते हो और एक ही क्वालिटी पे करते हो तो उसको बोलते हैं हम सिंपल। मल्टीपल क्वालिटीज पे करते हो उसको बोलते हैं मैनीफोल्ड। टू इलस्ट्रेट फैक्ट्री वर्कर्स, पहले स्किल्ड, अनस्किल्ड, उसके बाद लिटरेट, इलिटरेट, उसके बाद रूरल अर्बन। तो आप टेबल को ही जब और खोलते चले आते हो ना, तो फिर वो मैनीफोल्ड बन जाता है बच्चा। ठीक है, देन वी हैव न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन। न्यूमेरिकल तो हम नॉर्मली करते ही हैं, जितने भी आप मीन मीडियन मोड में पढ़ोगे कि 0 से 10 तक इतना, 10 से 20 तक इतना, 20 से 30 तक इतना। तो जितने भी आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हो, आप 10th में भी स्टैटिस्टिक्स पढ़ के आए हो, वो सब क्वांटिटेटिव होता है ना। तो क्वांटिटेटिव होता है जब डेटा क्वांटिटी के बेसिस पे, न्यूमेरिकल वैल्यू के बेसिस पे होता है। ठीक है, तो 4 तरीके से होगा। कैसे कैसे? ज्योग्राफिकल, क्रोनोलॉजिकल, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव। नेक्स्ट आता है सर वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल का मतलब होता है बेटा कोई भी क्वांटिटी जो समय के साथ चेंज होती है और आप उसको मेजर कर सकते हो। अ नंबर, अ क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड एंड चेंजेस विद टाइम। आपकी हाइट समय के साथ बदल रही है, आप मेजर कर सकते हो। आपका वेट समय के साथ बदल रहा है, आप मेजर कर सकते हो। कोई भी ऐसा नंबर जिसको आप मेजर कर सकते हो और समय के साथ चेंज हो रहा है, उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके चलो। वेरिएबल रेफर्स टू द क्वांटिटी विच इज सब्जेक्ट टू चेंज एंड विच कैन बी मेजर्ड बाय सम यूनिट। सही हो गया बच्चों। अब वेरिएबल कितने प्रकार के होते हैं? डिस्क्रीट वेरिएबल एंड कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। सर डिस्क्रीट किसको बोलते हैं? डिस्क्रीट है बच्चों वो वेरिएबल जो फुल नंबर्स में चेंज होते हैं, जो फुल नंबर्स में चेंज होता है, कंप्लीट नंबर्स में चेंज होते हैं। आपकी एज, कोई ये नहीं बोलता मैं 16 साल 4 महीने का हूँ, या 16 या 17 या 15 या 18। किसी को बोलते सुना मेरी एज है 16 साल 4 महीने 26 दिन 4 घंटे 20 सेकेंड। बताओ कोई ऐसे बोलता है क्या? नहीं बोलता ना। 16 है तो पूरे साल 16 बोलोगे, फिर 17 ही हो गए सीधा। तो कौन सा वेरिएबल हो गया? डिस्क्रीट। ठीक है, लेकिन हाइट, क्या हाइट 5 फीट से सीधा 6 फीट होगी क्या? या 5'1", फिर 5'2", फिर 5'3", फिर 5'4"? क्या फ्रैक्शंस में चेंज होगी? तो अगर फ्रैक्शन में कोई चीज चेंज हो रही है उसको कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल बोलते हैं। तो डिस्क्रीट क्या है? द वेरिएबल दैट इंक्रीज इन जंप्स और इन कंप्लीट नंबर्स, उसको डिस्क्रीट बोलते हैं। द वेरिएबल्स विच एज्यूम अ रेंज ऑफ वैल्यूज और इंक्रीज नॉट इन जंप्स बट कॉन्टिन्यूअसली और इन फ्रैक्शंस, उनको हम कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल बोलते हैं। समझे डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस को कैसे डिफाइन करते हैं? जो फुल नंबर में है वो डिस्क्रीट, जो फ्रैक्शंस में है, पॉइंट्स में है, वो कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, चलो जी। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है बच्चों? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वो होता है जिसके अंदर हम लोग हर यूनिट को एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते,
एक ग्रुप के अंदर बहुत सारे लोग आते हैं तो उसको हम उसकी फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि क्लास में टेस्ट हुआ 30 नंबर का, अब 30 में से 30 वाले ही बहुत सारे बच्चे हैं, 30 में से 29 वाले बच्चे हैं, 30 में से 28 वाले बच्चे हैं, एक के नहीं आए, कई सारों के आए, तो मैं लिखूंगा पहले 30 वाले उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 8 बच्चे, 29 वाले कितनी फ्रीक्वेंसी है 4 बच्चे, 28 वाले कितनी फ्रीक्वेंसी है उसकी, यानी कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कितनी नंबर ऑफ टर्म्स। तो जिसमें एक एक वैल्यू नहीं होती, एक से ज्यादा वैल्यूज होती हैं, उसको हम फ्रीक्वेंसी वेरिएबल बोलते हैं। सिंपल क्या है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज दैट सीरीज इन विच आइटम्स कैन नॉट बी एग्जैक्टली मेजर्ड, आइटम्स एज्यूम्ड अ रेंज ऑफ वैल्यूज एंड आर प्लेस्ड विद इन द रेंज और लिमिट्स। इनको हम बोल देते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है देखो, 10 से 15 में 4 आए, 15 से 20 में 5 आए। ये टेलीमार्क्स छोटी क्लास में लगाते थे ना, 4 डंडे सीधे 5वां ऐसे, 4 डंडे सीधे 5वां ऐसे, तो इसको हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोल देते हैं। ठीक है, देन कुछ छोटी छोटी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, सिर्फ रीड ओनली है बच्चों। क्लास किसको बोलते हैं, जैसे ये 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, ये क्लास इंटरवल ही है ना, क्लास बोलते हैं इसको। क्लास लिमिट किसको बोलते हैं कि एक्सट्रीम वैल्यू कितनी है, राइट, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। जैसे ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है कि मिनिमम 10 मैक्सिमम 15, तो लिमिट्स में लोअर और अपर आपको पता होनी चाहिए। ठीक है जी, ओके सर। मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास इंटरवल का क्या मतलब होता है कि लोअर और अपर लिमिट में क्या डिफरेंस है। मैग्नीट्यूड का मतलब डिफरेंस कितना है, जैसे 10 और 15 के बीच में, 15 और 20 के बीच में, 25 माइनस 20, इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। तो क्लास समझ गए यानी क्लास इंटरवल, लिमिट समझ गए लोअर और अपर, उसके साथ मैग्नीट्यूड भी समझ गए। ठीक है जी, ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। इसके बाद बच्चों क्लास इंटरवल निकालना हो तो कैसे निकलता है, ये फॉर्मूलाज वगैरह मैं आपको आगे सिखाऊंगा सारे के सारे, जब क्वेश्चंस करेंगे। स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, अभी किसी काम के नहीं है फिलहाल। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कितने तरीके का होता है, ये भी बस आपको न्यूमेरिकल में काम आएगा, पता होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में बच्चों सबसे पहले आ रही है एक्सक्लूसिव सीरीज। एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि हम लोग क्या करके चलेंगे, एक नंबर को एक्सक्लूड करके चलेंगे। सर एक्सक्लूड करने का क्या मतलब हुआ, देखो जैसे यहाँ पे है, ये है 10 से 15, ये है 15 से 20, तो बच्चों 15 इसमें आएगा या इसमें आएगा, ये है 15 से 20, ये है 20 से 25, तो 20 इसमें आएगा या इसमें आएगा, ये कंफ्यूजन है। तो यहाँ पे 10 से 15 का मतलब है 10, 11, 12, 13 और 14, समझे। 15 से 20 का मतलब है 15, 16, 17, 18 और 19। 20 से 25 का मतलब है 20, 21, 22, 23 और 24। तो हम इसको एक्सक्लूड कर रहे हैं, इसको एक्सक्लूड कर रहे हैं बच्चों। तो इस केस में हम लोग बोलते हैं कि ये सर एक्सक्लूसिव सीरीज है। ये कौन सी सीरीज है बाबू, एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव सीरीज इज दैट सीरीज इन विच एवरी क्लास इंटरवल एक्सक्लूड्स आइटम कॉरस्पॉन्डिंग टू इट्स अपर लिमिट। ठीक है, तो हम लोग जब अपर लिमिट को एक्सक्लूड करके चलते हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं, एक्सक्लूसिव सीरीज। इंक्लूसिव कौन सी होती है, जिसमें सब इंक्लूड होगा। देखो 10 से 14 तक ही आया, 15 से 19 तक आया, 20 से 24 तक आया, तो इसमें हर आइटम को हम इंक्लूड करके चलते हैं, इसको बच्चों इंक्लूसिव सीरीज बोलते हैं। तो एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव आपको पता होना चाहिए। इसके बाद वी हैव ओपन एंड सीरीज। ओपन एंड का मतलब जिसका एक एंड खुला होता है, जैसे बिलो 5, बिलो 10, बिलो 15, बिलो 20, 20 एंड अबव, तो एक एंड खुला होगा बच्चों, इसको बोलते हैं ओपन एंड। ठीक है, तो एक्सक्लूसिव समझ गए, इंक्लूसिव समझ गए, ओपन एंड समझ गए। देन वी हैव CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है बच्चों, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है जहां पे फ्रीक्वेंसीज को हम कॉन्टिन्यूसली ऐड करते हैं, जहां पे हम फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते चले जाते हैं, उसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। देखो ये तो सिंपल फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी हमेशा कम ज्यादा होगी, इसी की अगर क्यूमुलेटिव निकालूं तो क्यूमुलेटिव में प्लस होता चला जाएगा और क्यूमुलेटिव हमेशा एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में आएगी। जैसे पहली तो यही रहेगी 3, 3 और 8 11, 11 और 9 20, 20 और 4 24, 24 और 4 28। देखो ये आ गया ना। तो सिंपल फ्रीक्वेंसी ऐसी होती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऐसी होती है, राइट। चलो सर देखो ये जोड़ते चले गए थे ना, ये क्यूमुलेटिव बन गया। अब क्यूमुलेटिव लेस देन और मोर देन में कैसी होती है, ये हम न्यूमेरिकल में सीखेंगे अभी आगे, तो बिल्कुल भी टेंशन वाली बात नहीं है।
देन वी हैव मिड वैल्यू सीरीज। मिड वैल्यू में क्या होता है बच्चों, मिड वैल्यू में आपको मिड वैल्यू दी होती है। मिड वैल्यू में आपको क्या होता है, मिड वैल्यू दिया होता है। देखो 5, 25, 15, 35, 45 ये मिड वैल्यू दी हुई है। तो सर मिड वैल्यू से लोअर और अपर लिमिट कैसे निकलती है? देखो इसका फॉर्मूला है बच्चों m माइनस हाफ आई और m प्लस हाफ आई। सर इसका क्या मतलब हुआ, देखो m का मतलब होता है मिड वैल्यू, m का मतलब क्या है, मिड वैल्यू। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है मिड वैल्यू 5, तो 5 प्लस हाफ इंटू आई। आई का क्या मतलब हुआ बच्चों, सोच के बताओ जरा, ये आई का क्या मतलब है? तो देखो कह रहे हैं यहाँ पे लिखे ही हुए हैं 5l माइनस हाफ इंटू आई, ठीक है। आई इज द डिफरेंस। आई क्या है बच्चों, डिफरेंस है। देखो 5 से 15, अरे यार ब्लैक पेन बाबा, 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 10 का डिफरेंस है या नहीं है ना? तो लोअर लिमिट m माइनस हाफ इंटू आई। तो इसको कैसे लिखूंगा, देखो यहाँ लिखता हूँ m माइनस हाफ इंटू आई, राइट। ऐसे ही m प्लस हाफ इंटू आई, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5, 5, तो 5 माइनस 5 0, 5 प्लस 5 10, तो ये बच्चों 0 से 10 हो गया। ऐसे ही m माइनस हाफ इंटू 10 और m प्लस हाफ इंटू 10, तो ये हो जाएगा 2 5 2 5, 15 माइनस 5 10, 15 प्लस 5 20, तो 0 से 10, 10 से 20, तुम्हें 2 पता चल गई। आगे की सीधा लिखते चलो, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है हमारे पास यही m माइनस हाफ आई और m प्लस हाफ आई। तो ये भी मैं आपको एक बार लिखवा दूं कि यहाँ पे अगर मिड वैल्यू दी हो, m स्टैंड्स फॉर मिड वैल्यू एंड i स्टैंड्स फॉर इंटरवल। इंटरवल का मतलब डिफरेंस, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारे पास एक और छोटा सा चैप्टर जो कि हमने कंप्लीट करा। अब अगले चैप्टर में तो बच्चों सीधा सीधा क्या हो जाएगा, सीधा सीधा हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। उसके अंदर बार डायग्राम वगैरह हैं, हिस्टोग्राम वगैरह हैं। तो मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से बता देना कि पहले क्या वो आपके सिलेबस में आ रहे हैं तो वो कराऊं या सीधा मीन मीडियन मोड चालू करा दूं, पहले न्यूमेरिकल पोर्शन करा दूं, तो वो देख के मुझे बताना। बाकी एक छोटा सा है टेबल वगैरह वाला चैप्टर, वो तो मैं कल ही करा दूंगा, फिर मीन मीडियन मोड वगैरह कराऊंगा पहले, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। ये चैप्टर हमारा समाप्त है, कल मिलते हैं एक और नए चैप्टर के साथ, शुरू करेंगे और उसको खत्म भी करेंगे। थैंक यू सो मच, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।